सोशल स्टोरीज एवं मोटिवेशंस यूट्यूब चैनल के श्रोताओं, आपका स्वागत है। आज की कहानी जीवन के 7 रंगों में रंगी हुई है। आपने यदि अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कहानी को पूरी सुनिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा, क्योंकि कहानियों का सारांश हमेशा अंत में ही आता है। सारांश ही कहानियों की जान होती है। आइए सुनते हैं कहानी बहुत ही प्यारी और मधुर आवाज में। और ये लो कहानी आपके स्क्रीन पर। एक बादशाह और एक साहूकार का लड़का आपस में मित्र थे। वे साथ साथ खाते पीते, साथ साथ शिकार खेलने जाते और सदैव साथ ही रहते थे। इन दोनों की शादियां बचपन में ही हो चुकी थी, लेकिन युवा हो जाने पर भी उनकी स्त्रियां अभी ससुराल नहीं आई थी। एक दिन वे दोनों शिकार खेलने जा रहे थे तो उन्होंने एक मलंग को यह कहते हुए सुना कि युवा होने पर भी जिसकी पत्नी पीहर में रहती है, उसके बराबर गया बिता कोई नहीं। वे दोनों वहीं से लौट आए और अपने माता पिताओं से कहकर अपनी बहुओं को लाने चल पड़े। पहले दोनों बादशाह के बेटे के ससुराल पहुंचे। ससुराल वालों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। जब रात को बादशाह के बेटे को महल में पधारने के लिए कहा गया तो उसने कहा कि मैं महल में अकेले नहीं जाऊंगा, मेरा दोस्त भी मेरे साथ चलेगा। ससुराल की स्त्रियों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना तो कमरे के बीचों बीच कनात तनवा दी गई। एक ओर साहूकार सो गया और दूसरी ओर शहजादा और उसकी पत्नी। जब बादशाह का शहजादा सो गया तो उसकी स्त्री धीरे से उठी और महल से नीचे उतरी। साहूकार के लड़के को नींद नहीं आई थी, वह भी उठकर उसके पीछे पीछे चला। बादशाह की बेटी एक फकीर के पास जाया करती थी। आज वह कुछ देर से पहुंची थी, इसलिए फकीर गुस्से में भरा बैठा था। उसने जाते ही शहजादी को 4 कोड़े लगवाए और बोला कि आज इतनी देर कहाँ रही। वह बोली कि आज मेरा खाविंद आया है, सो इसी कारण देर से आई हूँ। शहजादी की बात सुनकर फकीर और भी आग बबूला हो गया और बोला कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। जा, अभी अपने खाविंद का सिर काट कर ला। वह तुरंत गई और अपने सोते हुए पति का सिर काट कर ले आई। वह सिर लेकर आई तो फकीर बोला कि दुष्टा, तू जब अपने पति की ही नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। जा निकल यहाँ से, फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना। साहूकार का बेटा यह सब कौतुक देख रहा था। शहजादी चली गई तो साहूकार के लड़के ने फकीर का सिर काट कर वहीं फेंक दिया और स्वयं शहजादी से पहले आकर सो गया। शहजादी अपने पति का कटा सिर अपने साथ ले आई थी और महल में आते ही उसने हल्ला मचा दिया कि इस आदमी ने सोते हुए मेरे पति का सिर काट डाला है। साहूकार के हाथों में तुरंत हथकड़ियां लगवा दी गई। सवेरे बादशाह ने हुक्म दिया कि उस नालायक का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, उसे ले जाकर फांसी दे दीजिए। फांसी की तख्ती पर ले जाकर उससे पूछवाया गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसने कहा कि मैं बादशाह से 2 बातें करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा कि मैं ऐसे इंसान का मुंह नहीं देखना चाहता। तब वजीर के कहने पर दोनों के बीच एक कनात तनवा दी गई और दोनों कनात के दोनों तरफ बैठ गए। साहूकार के लड़के ने बादशाह से कहा कि तुम्हारी बेटी नित्य आधी रात को जंगल में एक फकीर के पास जाया करती थी। गत रात को वह कुछ देरी से पहुंची तो फकीर ने उसकी पीठ पर 4 कोड़े लगवाए और कहा कि अपने खाविंद का सिर काट कर ला। वह सिर काट कर ले गई तो फकीर ने उसे धुतकार दिया। फकीर की नापाक हरकतों पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसका सिर काट लिया। आपको विश्वास न हो तो शहजादी को बुलाकर उसकी पीठ उघाड़ कर देख लीजिए तथा फकीर का कटा सिर भी अभी वहीं पड़ा होगा, उसे भी मंगवा लीजिए। बादशाह ने शहजादी को बुलवाकर उसकी पीठ देखी। उसने स्वीकार कर लिया, मैंने ही अपने पति की हत्या की है। साहूकार के लड़के को छोड़ दिया गया और शहजादी को फांसी दे दी गई। अपने मित्र की लाश को एक गठरी में बांधकर साहूकार का लड़का उदास मन अपने ससुराल को चला। ससुराल की हवेली के बाहर उसने एक वृक्ष पर गठरी टांग दी और खुद हवेली में चला गया। रात को जब उसकी स्त्री उसके लिए थाल सजाकर चल दी तो एक कोचरी बोल गई। इसे अपशकुन समझकर उसने दूसरी बार थाल सजाया तो दूसरी बार भी कोचरी बोली। तीसरी बार भी जब ऐसा हुआ तो उसने कोचरी से पूछा कि तू कौन है और क्या कहती है। इतने वर्षों बाद तो मेरा पति आया है, अब तू बीच में क्यों विघ्न डाल रही है। इस पर कोचरी बोली कि मैं कोचरी नहीं हूँ, मैं बेमाता हूँ, तेरा पति खाना नहीं खाएगा।
उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जब तक मेरा दोस्त जिंदा नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर बेमाता ने सारी बात विस्तार से कही। साहूकार की स्त्री ने पूछा कि मेरे पति का दोस्त जिंदा कैसे होगा। इस पर वह बोली कि इसका एक ही उपाय है और वो यह है कि मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। यदि तुम पेट भरकर मुझे अपना मांस खाने दो तो वो जिंदा हो जाएगा। साहूकार की स्त्री ने उसकी बात मान ली और वह उसके पास जाकर खड़ी हो गई। कोचरी ने उसके शरीर में 2-4 चोंचे मारी और तृप्त हो गई। फिर वह बोली कि तुम्हारे पति का मित्र जिंदा होकर इस पास वाले कमरे में आ गया है। जब भी तुम्हारा पति उसे आवाज देगा वह दौड़ा चला आएगा। यूं कहकर कोचरी उड़ गई। साहूकार के बेटे की स्त्री थाल सजाकर अपने पति के पास ले गई तो उसने मुंह फेर लिया। बहुत पूछने ताछने पर जब उसने सारी बात कही तो स्त्री ने अपने पति से कहा कि तुम अपने दोस्त को पुकारो, वह आ जाएगा। साहूकार के लड़के के पुकारते ही सचमुच बादशाह का लड़का उसके पास आ गया। फिर सबने खूब अच्छी तरह खाना खाया और दोनों वहीं आराम से रहने लगे। साहूकार के बेटे की स्त्री ने उनसे कहा कि तुम तीनों दिशाओं में शिकार खेलने जाना, मगर दक्षिण दिशा में मत जाना। वे लोग ऐसा ही करते, लेकिन एक दिन बादशाह का बेटा एक शिकार के पीछे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। साहूकार के बेटे ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना तो वह भी उस पीछे पीछे चलने लगा। शिकार का पीछा करते करते वे बहुत घने जंगल में पहुंच गए। शिकार आंखों से ओझल हो गया और वे दोनों भटक गए। प्यास के मारे शहजादी का गला सूखने लगा तो साहूकार के लड़के ने कहा कि तुम एक वृक्ष की छाया में बैठो, मैं पानी खोजता हूँ। फिर उसने एक टीले पर चढ़कर देखा तो उसे बहुत सारे कौवे उड़ते हुए दिखाई दिए। साहूकार का लड़का उसी दिशा में चल पड़ा और थोड़ी ही देर में एक तालाब पर पहुंच गया। तालाब के किनारे एक बहुत सुंदर नारी की पुतली खड़ी थी, जो उसे तालाब में रहने वाली नाग कन्या की मूर्ति थी। पुतली बहुत सुंदर थी। साहूकार के बेटे ने सोचा कि यदि उसका दोस्त उस पुतली को देख लेगा तो वह कभी जिंदा नहीं लौटेगा। अतः उसने बहुत सारा कीचड़ उस पुतली पर उड़ेल दिया। फिर वह दोस्त के लिए पानी लेकर पहुंचा। बादशाह के बेटे ने कहा कि मेरी प्यास नहीं बुझी है, मैं खुद तालाब तक जाऊंगा, पानी पीऊंगा, तभी मेरी प्यास बुझेगी। साहूकार के बेटे ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। दोनों तालाब पर गए। बादशाह के बेटे ने पुतली के ऊपर कुल्ला फेंका तो उसका कुछ हिस्सा दिखलाई पड़ने लगा। अब तो वह बराबर पुतली पर कुल्ले फेंकने लगा। पुतली का कीचड़ धुल गया। पुतली के सौंदर्य को देखकर शहजादा दीवाना हो गया। चाल पुतली घर चालाए, चाल पुतली घर चालाए की रट लगाने लगा। साहूकार के बेटे ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तब वो अपने घर आ गया और घर आकर उसने अपनी स्त्री को सारी बात बताई। उसकी स्त्री ने कहा कि वह नाग कन्या की पुतली है। नाग हर रात तालाब से निकलकर वहां घुमा करता है, लेकिन वह इतना विषैला नाग है कि उसकी फुफकार से घास चल जाती है। तुम्हारा मित्र रात भर वहां रहेगा तो उसकी फुफकार से ही मर जाएगा। तुम एक बड़ी ढाल लेकर जाओ जिसके चारों ओर नोकदार कीली लगी हो। जब सांप अपनी मणि रखकर घूमने जाए तो तुम वृक्ष पर से रस्सी बांधकर ढाल से मणि को ढक देना। सांप उस ढाल पर फन मार मार कर स्वयं मर जाएगा। तब तुम उस मणि को ले लेना। मणि के छुआते ही तालाब का पानी फट जाएगा और तुम्हें अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा। उस रास्ते तुम नाग कन्या के महल में पहुंचकर नाग कन्या को प्राप्त कर सकोगे। साहूकार के लड़के ने वैसा ही किया और नाग कन्या को बाहर ले आया। पुतली के पास आकर उन दोनों ने देखा कि शहजादा मरा पड़ा था और वे दोनों भी वहीं बैठ गए। रात को एक वृक्ष पर चकवा चकवी बोले। चकवी ने चकवे से कहा कि ओ चकवी, कहनी बात, कटे नहीं रात। चकवा बोला कि घर बीती कहूँ या पर बीती। चकवी बोले कि घर बीती तो सदा ही कहते हो, आज तो पर बीती ही कहो। चकवा बोला कि तालाब के किनारे जो बादशाह का लड़का मरा पड़ा है उससे मेरी बीट घोल कर कोई पिला दे तो वह जिंदा हो जाए। यूं कहकर चकवे ने बीट डाली और साहूकार के लड़के ने चुपचाप बीट को उठा लिया। फिर चकवी बोली कि यह जी भी उठेगा तो क्या होगा, उसकी अभी 4 मौतें और है। पहले तो जब वह यहाँ से जाएगा तो इसे रास्ते में बहुत सुंदर घोड़ा पड़ा हुआ दिखाई देगा। यह उसे उठाएगा और उठाते ही वह घोड़ा सांप बनकर इसे डस लेगा। फिर आगे जाएगा तो रास्ते पर एक बड़ा वृक्ष आएगा।
ज्यों ही यह वृक्ष के नीचे निकलेगा, वृक्ष का एक बड़ा डाला इसके ऊपर गिरेगा और यह मर जाएगा। यदि वहां से भी बच गया तो जब वह अपने नगर को पहुंचेगा तो नगर का दरवाजा इसके ऊपर गिरेगा और वह वहीं मर जाएगा। कदाचित वहां से भी बच गया तो रात को सोते में इसे काला नाग डस लेगा। उस मृत्यु से इसका बच सकना असंभव ही है। और फिर बचाने वाला यदि इस बात को किसी से कह देगा तो वह तुरंत ही पत्थर का हो जाएगा। चकवे ने पूछा कि क्या बचाने वाला फिर जिंदा हो सकता है? तो चक्की बोली कि हाँ, हो सकता है। यदि राजकुमार जीवित रहा तो इसके एक लड़का होगा। यदि उसे मारकर उसका खून बुत पर छिड़का जाएगा तो वह जिंदा हो जाएगा। यूं कहकर दोनों पक्षी उड़ गए। सवेरा होते ही साहूकार के बेटे ने चकवे की मीठ घोलकर उसे पिला दी। पिलाते ही वह उठ बैठा। साहूकार के बेटे ने कहा कि यह सजीव पुतली तेरे सामने प्रत्यक्ष खड़ी है, अब उठकर इसके साथ घर चल। तीनों घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। साहूकार के बेटे ने अपने दोस्त का घोड़ा आगे रखा और स्वयं इसके पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाने पर बादशाह के लड़के ने देखा कि एक बहुत सुंदर चिकना घोड़ा रास्ते में पड़ा है। ज्यों ही वह उसे उठाने के लिए झुका, साहूकार के लड़के ने उसके घोड़े की पीठ पर एक चाबुक कसकर मार दिया। चाबुक लगते ही घोड़ा 10 कदम आगे कूद गया। बादशाह के लड़के ने मुड़कर देखा तो वह घोड़ा सांप बनकर चला जा रहा था। उसने आश्चर्य के साथ अपने मित्र से इस भेद को पूछा, लेकिन उसने बात टाल दी। आगे वह वृक्ष आया तो उसने फिर बादशाह के बेटे के घोड़े की पीठ पर एक चाबुक जमा दिया। घोड़ा फुर्ती से निकल गया, गिर पड़ा। बादशाह के बेटे ने फिर अपने मित्र से पूछा, लेकिन उसने फिर बात टाल दी। जब वे नगर में पहुंचे तो साहूकार के बेटे ने बादशाह से जाकर कहा कि शहजादा शादी करके आ रहा है, अतः तोरण द्वार को मेरे कहे अनुसार ही सजाया जाए। बादशाह ने हुक्म दे दिया और उसने दरवाजा तोड़वा कर उसे कागज और कपड़े से सजवा दिया। बादशाह का लड़का नीचे से गुजरा तो दरवाजा गिरा, लेकिन कागज और कपड़े का बना होने के कारण उसे कोई क्षति नहीं पहुंची। नाग कन्या ने भी चकवे चकवी की बात सुन रखी थी, अतः उसने साहूकार के लड़के को अपने कमरे की छत में एक बड़ा छेद करके छुपवा दिया था। आधी रात को काला नाग फुफकारता हुआ छत से उतरने लगा। साहूकार के बेटे ने झट से तलवार निकाली और उसके टुकड़े कर दिए, लेकिन सांप के विष की एक बूंद कन्या के होंठ पर गिर गई। अब साहूकार का लड़का दुविधा में पड़ गया। मित्र की पत्नी को बचाना चाहिए, इसलिए वह नीचे उतरकर राजकुमारी के होंठ पर पड़ी विष की बूंद को अपने होंठ से चूसने लगा। इतने में बादशाह के लड़के की आंख खुल गई। वह झट तलवार लेकर उसे मारने पर उतारू हो गया। साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं निर्दोष हूँ और तुम्हारी पत्नी की जान बचाने के लिए मैं यह कर रहा हूँ, लेकिन शहजादा नहीं माना। लड़के ने सोचा कि मरना तो दोनों तरफ ही है, तथा मित्र के दिल पर जो विचार आ गया है उसे दूर तो कर दूं, लेकिन मैं पत्थर का हो जाऊंगा। यूं सोचकर उसने शहजादे से कहा, सारी बात खोलकर कह सकता हूँ, लेकिन मैं पत्थर का हो जाऊंगा। शहजादे ने कहा कि चाहे जो कुछ हो, मैं इस रहस्य को अवश्य जानूंगा। तब साहूकार के बेटे ने आदि से अंत तक सारी बात शहजादे को कह दी और कहते ही वह पत्थर का बन गया। साहूकार के बेटे ने शहजादे को यह बात भी बतला दी कि 9 महीने बाद तुम्हारे लड़का होगा। यदि तुम उसके रक्त के छींटे मेरे ऊपर डालोगे तो मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। 9 महीने बाद शहजादे के लड़का हुआ, लेकिन उसने मित्र की बात की जानबूझकर उपेक्षा कर दी। नाग कन्या ने उसे मित्र के उपकारों का स्मरण करवाया, लेकिन वह बोला कि अपने गद्दी के उत्तराधिकारी को क्यों मार डालो। नाग कन्या से नहीं रहा गया। एक दिन जब उसका पति बाहर गया तो नाग कन्या ने अपने पुत्र को मारकर उसका खून साहूकार के बेटे के बुत पर छिड़क दिया। खून के छींटे पड़ते ही साहूकार का बेटा जिंदा हो गया। नाग कन्या की भलाई के कारण उसका बेटा भी जीवित हो गया। जब शहजादा महल में आया और उसे मित्र का बुत नहीं दिखाई दिया तो उसने पूछा कि बुत कहाँ है। नाग कन्या ने कहा कि मैंने उसे जीवित कर दिया है। अब शहजादे ने कहा कि मेरे लड़के को जल्दी से मुझे दिखला, अन्यथा तेरा सिर अभी तलवार से उड़ा दूंगा। नाग कन्या ने लड़के को हाजिर कर दिया। फिर उसने साहूकार के बेटे से कहा कि तुमने मेरे पति के बहुत उपकार किए हैं, जिनका बदला कभी नहीं उतर सकता, लेकिन तुम्हारे लिए यह अपने बेटे के खून की एक बूंद भी गिराने के लिए तैयार नहीं हुआ। अतः अब यही उचित है कि यहाँ से अन्यत्र चले जाओ। साहूकार के बेटे को भी यह बात बहुत भाई। वह अपनी पत्नी को लेकर अन्यत्र चला गया।
कहानी पूरी सुनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।